पहला क्वेश्चन कौन कर रहा है? पहला पहला मुजम्मिल से करवाते हैं। मुजम्मिल आजा बेटा, जरा रीड कर लियो तो भाई। से कह रहा है a wooden block of mass 0.6 kg is on a rough horizontal surface. A force of 12 Newton is applied to the block and it accelerates at 4 meter per second. So what is the magnitude of the frictional force acting on the block? सही है। अच्छा देखो, इस पूरे चैप्टर के अंदर ना, थ्रू आउट द चैप्टर तुम्हें फड्डा जो करना है ना, तुम्हें ये करना है कि भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ में से जो भी क्वेश्चन आएगा, तुम्हें सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से लॉ लग रहा है। क्या इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ लग रहा है, या क्या इसमें न्यूटन सेकंड लॉ लग रहा है, या क्या इसमें न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है, राइट? ये तीन चीजें। अगर तो न्यूटन फर्स्ट लॉ लग रहा है तो सिंपल उसके अंदर थ्योरी वाला पार्ट आएगा, कैलकुलेशन नहीं आएगा। न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा तो उसके अंदर भी सिंपल थ्योरी वाला पार्ट आएगा, कैलकुलेशन नहीं आएगा। न्यूटन सेकंड लॉ लगेगा तो उसके अंदर कैलकुलेशन आएगा, राइट? तो तुम्हें जी सबसे पहले ना इसको, क्वेश्चन को पिक करना है। क्वेश्चन को तुमने ब्रेक डाउन करना है कि क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, राइट? तुम्हें डायरेक्ट सोल्यूशन पे नहीं जाना, सही है। देखो, आसान तरीका ट्रिक ये है कि तुम्हारे पास जो है, अगर तो क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन उसने कहीं पे भी मेंशन कर दी है, कहीं पे भी एक्सेलरेशन या फोर्स मेंशन कर दी है, इसका मतलब है वो स्ट्रेट अवे न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर जाने वाला है, ओके? अगर तो वो सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है, बल्कि फोर्स भी नहीं, फोर्स भी नहीं, सिर्फ एक्सेलरेट। अगर तो सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है किसी भी तरीके से, तुम्हारे पास वो न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर जाएगा, राइट? अगर सिस्टम एक्सेलरेट नहीं हो रहा, उस एक्सेलरेशन नहीं दी हुई, उसने सिर्फ फोर्सेस दी हुई है, तो इट कैन बी न्यूटन फर्स्ट लॉ और कैन बी न्यूटन सेकंड लॉ। वो फिर तुम्हें फर्दर एक्सप्लेनेशन से पता चलेगा, राइट? बट ये क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन दी हुई है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या सही होगा, राइट? और न्यूटन सेकंड लॉ कैलकुलेशन मांगती है, न्यूटन सेकंड लॉ का तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट? सो न्यूटन सेकंड लॉ में कहा जाता है कि रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू एम ए, ऐसे ही। अच्छा जी। जी सर। मुजम्मिल भाई, मुझे आप ये बता सकते हैं कि फ्रिक्शनल जी फोर्स इस केस के अंदर कहाँ लग रही होगी? सर, ये जमीन से चिपका हुआ है ना, यस। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स वो होगी, ये कांटेक्ट फोर्स है ना। अबे ओए, कांटेक्ट फोर्स जी अलग है। कांटेक्ट फोर्स लगेगी इधर, उसका भी कोई काम नहीं है, सही है। फ्रिक्शन याद करो, फ्रिक्शनल फोर्स हमने पढ़ी थी रेजिस्टिव फोर्स के अंदर, राइट? जी और सर। रेजिस्टिव फोर्स जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती थी? ऑपोजिट। ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। पूरा बोलो ताकि याद रह जाए, सही है। ऑपोजिट टू जी द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या मेंशन की हुई है उसने? राइट डायरेक्शन ऑफ वर्ड। मोशन। जी सर, राइट वर्ड्स। तो फ्रिक्शन लग रही होगी बैकवर्ड, ऐसे ही हो गया, बैकवर्ड की। सही है। न्यूटन सेकंड लॉ का अगर क्वेश्चन आएगा तो तुमने सबसे पहले फोर्सेज आइडेंटिफाई करनी है। तुमने फोर्सेज आइडेंटिफाई कर ली ना, न्यूटन सेकंड लॉ तुमसे हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगी जिंदगी में आराम से। अगर तुमने फोर्सेज आइडेंटिफाई नहीं की ना, तो फिर तुम्हारा लाम खाफ हो जाएगा, समझ लो। सो हमने फोर्स आइडेंटिफाई कर ली, फ्रिक्शन फोर्स, राइट? न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स बोले तो जितनी भी फोर्सेज लग रही है उनका समेशन, सही है। सो जी 12 प्लस, एंड फ्रिक्शन फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो देयर इज अ नेगेटिव साइन, राइट? इज इक्वल्स टू एम ए, राइट? एनी प्रॉब्लम बच्चों? अच्छा जी, 12, अच्छा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एफ ये आ जाएगा। मास में दे रखा है 0.6, और एक्सेलरेशन तुम्हें दी हुई है 4, राइट? सो 12 माइनस 6 4 24, सो 2.4 माइनस करो पे कितना बनता है? 10, 9.6। 9.6। 9.6। वेरी गुड, परफेक्ट। सही हो गया ना, समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर। आ जाओ, आगे आ जाओ। अगला वाला कौन करे? मुबीन से करवाते हैं। मुबीन आ जाओ बेटा, अगला वाला कर ले भाई। Two blocks X and Y of masses m and 3m respectively are accelerated along a smooth horizontal surface by a force F applied to block X as shown. What is the magnitude of the force exerted by block X on block Y during this acceleration? अच्छा जी, देखो कुछ चीजें तुमने पहले पकड़नी है, सही है। इसने कहा स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस का मतलब है फ्रिक्शन है या नहीं है? नहीं है। नो फ्रिक्शन, परफेक्ट। अच्छा जनाब, एक चीज हो गई। दूसरी चीज, सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, कौन सा न्यूटन लॉ होगा? सेकंड। सेकंड लॉ हो जाएगा, परफेक्ट, सही। दो चीजें हो गई। सेकंड लॉ का मतलब है कैलकुलेशन है, हो रही है, सही है। चलो। अच्छा जी, ब्लॉक एक्स और ब्लॉक वाई दोनों कांटेक्ट में, तो दोनों एक ही साथ एक्सेलरेट कर रहे हैं, ऐसा ही? अगर मैं, जी सर। अच्छा अगर मैं ये कहूं कि भाई ये जो एफ की फोर्स है,
इसके लिए ये जो अप्लाई हो रही है ये दोनों के अंदर अप्लाई, दोनों पे अप्लाई हो रही है, राइट। सो जो एफ की जो फोर्स है ये बेसिकली अप्लाई हो रही है 4 m पे, राइट। 3 m जो है वो वाई का मास है और m जो है वो x का मास है। सो 4 m पे अप्लाई हो रही है, राइट। अच्छा जनाब, तो हमारे पास जो ब्लॉक x है वो y पे कितनी फोर्स लगाएगा वो आपने देना है। y का मास है 3 m, राइट। और y जो x जो फोर्स लगा रहा होगा वो आपने निकालना है कितनी फोर्स लगा रहा होगा, राइट। देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो है तुम्हें पता है F इज इक्वल टू ma होता है, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू ma, राइट। अब चूंकि हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इससे ये कह सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, इस वजह से मैंने डायरेक्ट रिलेशन बनाया हुआ है, ओके। सो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 3 m टाइम्स F इज इक्वल टू F(x)टाइम्स 4 m। सही है, m से m कैंसिल कर दो और 3/4 F इज इक्वल टू F(x). ओके बच्चों, क्लियर हो रहा है? सर एक बार फिर एक्सप्लेन कीजिएगा ये। देखो, जी सर, एक दफा समझा दें। परफेक्ट। देखो, मैंने सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई स्मूथ सरफेस है, नो फ्रिक्शन फोर्स। हमने एक्सेलरेशन देख लिया, हमें पता चल गया न्यूटन सेकंड लॉ हो गया, सही है। अच्छा जी, उसने कहा कि भाई फोर्स एफ आपने लगाई हुई है ब्लॉक एक्स और ब्लॉक वाई दोनों पे मिला के, सही है। तो उसमें से जो है ब्लॉक एक्स कुछ फोर्स अपने पास रख रहा होगा और कुछ फोर्स जो है वो ब्लॉक वाई पे लगा रहा होगा, राइट। सो वो फोर्स जो कि ब्लॉक एक्स ब्लॉक वाई पे लगा रहा है, हमने वो फोर्स फाइंड आउट करनी है, सही है। अच्छा जी, हमें पता है कि भाई हमारे पास दोनों दोनों पार्टिकल एक्स और वाई कनेक्टेड है आपस में, राइट, ज्वाइन है, तो उनकी एक्सेलरेशन सेम है, सही। सो मैं क्या कर सकता हूँ, एफ इक्वल टू एम ए कर सकता हूँ, सही है। लेकिन मसला ये है कि मेरे पास एफ इन द फॉर्म ऑफ नंबर नहीं दिया हुआ, राइट। तो अगर मैं एफ इक्वल टू एम ए यूज करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, राइट। ये चलो अगर मैं यूज करना भी चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ कि भाई जो मेरे पास जो पूरे सिस्टम की जो वो होगी पूरे सिस्टम पे जो फोर्स लग रही है वो एफ लग रही है, राइट। पूरे सिस्टम का जो मास है यानी 3y+y वो 4y है, राइट। और जो उनकी एक्सेलरेशन है वो a है, राइट। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन, राइट। तुम लोग की आसानी के लिए मैं जो वो वाला तरीका बताया था मैं उसके अलावा दूसरे तरीके से आसानी से हो जाएगा, राइट। पहली इक्वेशन मिल गई। दूसरी इक्वेशन, अगर तुम मुझे निकालना है फोर्स जो कि x लगा रहा है y पे, राइट। अब चूंकि y पे फोर्स लग रही है तो y का मास तुम्हारे पास है 3 m, राइट। एंड सिंस ये पूरा सिस्टम जो कनेक्टेड है तो इसकी एक्सेलरेशन सेम होने वाली है, राइट। अच्छा, ये हमें कैसे पता चला कनेक्टेड है? यहाँ पे कहीं पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने, सही है। और ये दोनों जो है ना एक साथ मूव करें, इस वजह से हम इसको कंसीडर करें। मैं मेंशन नहीं किया हुआ, डायग्राम बनाई हुई, डायग्राम से मैं ले रहा हूँ, सही है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, राइट। अब दोनों के अंदर एम ए कांस्टेंट है, सही है। 3 और 4 का फैक्टर वो चेंज हो रहा है, तुम दोनों को एक दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। तुम ये कह सकते हो कि भाई F/4 इज इक्वल टू, या F इज इक्वल टू ma, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन, F(x)/3 इज इक्वल टू ma, सेकंड इक्वेशन हो गई, राइट। दोनों को ma इक्वेट कर दो। सो F/4 इज इक्वल टू F(x)/3, 3 को वहां भेज दो तो 3 यहाँ पे आ गया और ये हो गया, सही हो गया। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? हो जाएगा, चल जी सर। जाएगा। नहीं ओके। सर। परफेक्ट, चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। सर अगर हम्म। यस। अगर ये अगर एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बना के हम लोग करते तो फिर हो सकता था सॉल्व। तो भी हो सकता था, मतलब आप ये कह रहे हो कि मास को मैं नीचे डिवीजन में भेजूं, ऐसा बोल रहे हो? एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बना के फिर दूसरे सब्स्टिट्यूट कर ले। हाँ, तो फिर यहाँ पे बस मास आ रहा होता और यहाँ पे भी मास आ रहा होता, तो मास यहाँ से कैंसिल हो जाता, राइट। तो हमने पहले ही उसको उड़ा दिया, समझ लो। ठीक है सर। चलो आ जाओ। अच्छा जी, अब ये थोड़े से कॉन्सेप्ट बनाने वाले क्वेश्चन है, इनको कर लेते हैं। ये दोनों हसाम दोनों अटेम्प्ट करो जरा। A constant mass undergoes uniform acceleration. Which of the following is a correct statement about the resultant force acting on the mass? It increases uniformly with respect to time. It is constant but not zero. It is proportional to the displacement from a fixed point. It is proportional to the velocity. अच्छा देखो, सबसे पहले तो एक बात बताओ। सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि न्यूटन को कौन सा लॉ लग रहा है। इन्होंने कहा भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आपको क्या पता चला? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ? सेकंड। सेकंड लॉ पता चल गया। सो आपको यहाँ से पता चल गया कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ लग रहा है क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, राइट। अच्छा, फर्स्ट लॉ नहीं है। फर्स्ट अगर तो फर्स्ट लॉ होता है तो इसका मतलब है जीरो एक्सेलरेशन होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है, राइट। तो वो तो नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा कि भाई कांस्टेंट, अच्छा तुम याद, ये वाला रिलेशन तुमने याद रखना है, F इक्वल टू ma, राइट।
if A is constant, राइट, इफ A is यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसकी वजह से अब हम जरा ऑप्शन पे आ जाते हैं, सही है। तुमसे कहता है कि इट इंक्रीज यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, यानी रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। अगर ए कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट होता है ऑब्जेक्ट का, राइट। मान लो कि ए जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड की एक्सेलरेशन के साथ कांस्टेंट है, मास आप ले लो 10, राइट। तो उसकी वजह से जो फोर्स आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स 20 न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स आपके पास आएगी, विच इज कांस्टेंट, which is not zero, right, which is a resultant force, okay। so हमारे पास बी ऑप्शन बन रहा है, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स उसकी वजह से कांस्टेंट आएगी, जीरो नहीं आएगी, सही, और वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ओके बच्चों। जी सर जी। सही है जनाब, चलो आगे आ जाओ, ये वाला भी कर लो। Which is not one of the Newton's law of motion. The total momentum of a system of interacting bodies remains constant, providing no external force acts. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force acting on the body and takes place in the direction of the force. If body A exerts a force on body B, then body B exerts an equal and oppositely directed force on body A. A body continues in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless acted upon by some external force. हाँ जी, सीधा साधा लग रहा है ये तो, नहीं, विच इज नॉट वन ऑफ द न्यूटन्स लॉ, ओके। जल्दी बोल, इतना टाइम कैसे ले रहा है भाई। दूसरा वाला तो सर सेकंड लॉ हो गया। ओके, सेकंड लॉ हो सर गया। ए नहीं पे मैं तो वो सारे पढ़ लॉ ऑफ मोमेंटम है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी सही है। सी वाला थर्ड लॉ हो गया सर। थर्ड लॉ हो गया, देखो और थर्ड लॉ, तुम थर्ड लॉ डी देख रहे हो ना, थर्ड लॉ तुम देख रहे हो कि एक्शन रिएक्शन नहीं लिखता वो कभी भी, वो लिखता है कि बॉडी ए एक्सर्ट फोर्स ऑन बॉडी बी देन बॉडी बी ब्ला ब्ला ब्ला, सही है। सो ये न्यूटन थर्ड लॉ इस तरह से लिखता है। एक्शन रिएक्शन जो है वो हमारी मीम्स में इतना वायरल हो गया है कि बच्चों के जहन में वही होता है, सही। तो ये हो गया, खैर। और ये हो गया हमारे पास फर्स्ट लॉ हो गया, सही, और ये हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, सही। सो इस वजह से ये हो गया, चलो आगे चलते हैं। अम, यार ये क्या नाम था इसका, शहीद ब्रो, क्वेश्चन करा सकते हो क्या, या अभी इन्हीं से करा दे रहे सर ये उनसे क्या बात है। हैं? अच्छा चलो रीड कर लो, मैं हेल्प कर दूंगा, जस्ट रीड इट। A car driver sharply presses down the accelerator when the traffic light goes green. The resultant horizontal force acting on the car varies with time as shown, which graph shows the variation with time of the speed of the car. सही है, परफेक्ट। अच्छा जी, सबसे पहली चीज तो आपने ये आइडेंटिफाई करनी है कि भाई ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है या न्यूटन सेकंड लॉ है, सही है, या न्यूटन थर्ड लॉ है। तो हमें हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स कुछ ना कुछ आ रही है, सही है, जीरो रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, सही है, एक्सेलरेशन उसकी वजह से होगी, तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है, सही है। अच्छा, हमने, अगर तुम याद करो इंटर कन्वर्जन ऑफ द ग्राफ, अगर तुम याद करो हमने उसके अंदर पढ़ा था कि हमारे पास जो है फोर्स का ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है एक्सेलरेशन के ग्राफ के, सही है। सही, अगर मैं इसका फोर्स का ग्राफ है, अगर मैं इसका एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना चाहूँ तो एक्सेलरेशन का ग्राफ भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, राइट, एक्सेलरेशन का। ये जो है मेरी यहाँ पे थोड़ी स्क्रीन खराब हो गई, सही है। तो खैर ये एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा, सही है। और तुम्हें पता है कि अगर तो एक्सेलरेशन का ग्राफ तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन हो, तो स्पीड टाइम ग्राफ तुम्हारे पास क्या हुआ होगा, स्पीड टाइम ग्राफ तुम्हारे पास ये, कांस्टेंट। ये हुआ यूनिफॉर्म, इस तरह का होगा, राइट। समझ लो ना, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है कि हर गुजरने वाले सेकंड के बाद आपकी गाड़ी की स्पीड में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, सही है। इनिशियली गाड़ी रेस्ट पे थी, 1 सेकंड बाद 2 मीटर की स्पीड हो जाएगी, 2 सेकंड बाद 4 की हो जाएगी, 3 सेकंड बाद 6 की हो जाएगी, 4 सेकंड बाद 8 की हो जाएगी, राइट। तो जो स्पीड आनी चाहिए, अगर तो स्पीड टाइम ग्राफ देखोगे तो इस तरह से जो है ना लिनियरली प्रोपोर्शनैलिटी के साथ वो इंक्रीज हो रहा होगा, समझ लो ना भाई। तो इस वजह से आकर ए बन जाएगा आंसर, राइट। सारे बच्चों को समझ में आ रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। सर जो समझ नहीं आया ये कैसे ये अचानक बढ़ी और फिर कांस्टेंट हो गई। अचानक बड़ी फिर कांस्टेंट हो गई कहाँ पे भाई। ये फोर्स और टाइम। देखो, फोर्स और टाइम तो इन्होंने दे रखा है ना, अब हम इस पे नहीं कह सकते कुछ कि ये इन्होंने क्या कैसा भी बनाया, हमें उसको मानना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, वो गन पॉइंट पे हमें बोल रहा है ऐसा है,
सही है। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा क्यों है, हमें इसको यूज करना है, हमें ये कहना है कि अच्छा ओके ऐसा है, अब इससे हो क्या सकता है आगे, राइट, समझ रहे? जी सर, लेकिन स्पीड टाइम में तो ये जो आपने बनाया है ये कांस्टेंट बढ़ रहा है ना। देखें आप, जीरो एकदम इसने कांस्टेंट स्पीड पकड़ी हुई है कांस्टेंट टाइम, लेकिन देखो। ये जो फोर्स वाला बनाया हुआ है इसमें अचानक फोर्स बढ़ी और फिर कांस्टेंट हो गई। हम्म। तो सर डिफरेंस है ना दोनों में। देखो एक अचानक बढ़ के कांस्टेंट हुआ है, एक कांस्टेंट से ही शुरू हुआ है। देखो ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है, जीरो को पोर्शन है, तीनों ग्राफ में जीरो जीरो आ रहा है, सही, इसमें तो कोई मसला नहीं है। नहीं सर। सही है। अब देखो यहाँ पे ये एकदम से फोर्स इंक्रीज हो रही है विद इन अ लाइक बिल्कुल छोटे से टाइम, या जीरो मतलब बहुत छोटे से टाइम के अंदर इंक्रीज हो रही है, राइट। तो उस छोटे से टाइम में एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन का टाइम बिल्कुल डिटो सेम होगा फोर्स के टाइम की जगह। रीजन क्या है कि हमारे पास एफ इक्वल टू एम है, राइट। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, राइट। जैसा ग्राफ का शेप, जैसे फोर्स के ग्राफ का शेप होगा, एक्सेलरेशन के ग्राफ का शेप भी वैसे ही होगा, या जैसे एक्सेलरेशन के ग्राफ का शेप होगा, फोर्स के ग्राफ का शेप भी वैसे ही होगा, राइट। तो ये हमने इसी इसी को देख के यहाँ पे भी बना दिया, राइट। ये तो कॉपी पेस्ट कर दिया एक्सेलरेशन का ग्राफ, राइट। अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इस तरह से लाइन है, सही है, तो वेलोसिटी की लाइन हमेशा इंक्रीजिंग बनती है, राइट। यूनिफॉर्म कांस्टेंट ग्रेडियंट के साथ बनती है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन बताता है, राइट। सो जी। एक्सेलरेशन हमारे पास है कांस्टेंट, राइट। सो ये कांस्टेंट है, राइट। और इस ग्राफ का अगर आप ग्रेडियंट देखो यानी स्लोप, तो इस ग्राफ का स्लोप भी आपको कांस्टेंट दिख रहा है, तो इस वजह से इस ग्राफ की इंटर कन्वर्जन ये हो गई, राइट। और यही इंटर कन्वर्जन हमें रिक्वायर्ड थी स्पीड टाइम ग्राफ की, समझ लो। समझ गए, एक्सीलरेशन ग्राफ को हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। यस, सही हो गया। बेसिकली देखो इंटर कन्वर्जन तुम्हें बस ये पता होनी चाहिए, मैंने तुम्हें केसेस लिखवाए थे कुछ, कि अगर तुम्हारे पास काइनेमेटिक्स के अंदर, कि अगर तुम्हारे पास जो है ना जब तुम इंटर कन्वर्ट करोगे ऊपर आ रहे होगे, यानी अगर तो तुम्हारे पास एरिया अंडर द ग्राफ, अगर तुम याद करो कि जिसमें हमने बहुत सारे गंदे गंदे शेप्स बनाए थे, और साइन वेव कॉस वेव इस तरह से बनाई थी, साइन वाइन के ग्राफ, कि अगर तो तुम्हारे पास जो है ना इस तरह का कोई ग्राफ होगा, सही है, और तुमने उसको कन्वर्ट करना है, यानी एक्सेलरेशन का अगर इस तरह का ग्राफ होगा, तुमने स्पीड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वो हमेशा इस तरह से बना करेगा, राइट। और अगर एक्सेलरेशन का ग्राफ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, तो तुमने उसको वेलोसिटी के अंदर जब कन्वर्ट करोगे, सो यूं कन्वर्ट करोगे, राइट। सो ये तुम्हारे पास कुछ रट्टे वाली चीजें थी, वो हमने वहां पे की हुई थी, राइट। जी चलो। सर, यही तो। हम्म। परफेक्ट, चलो आगे चलते हैं। अच्छा ये देखो, ये ओ लेवल्स का क्वेश्चन है, सही है, तो इसको ना तुम लोग खुद ही जब सॉल्व करोगे उसको खुद ही अटेम्प्ट करना, ये मैं नहीं करा रहा, सही है। अच्छा जनाब, अब तुमसे ये कह रहा है कि फोर्स एफ अप्लाई फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, द ऑब्जेक्ट हैज अ वेलोसिटी वी एंड एक्सेलरेशन, व्हिच क्वांटिटी मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, सही है, और फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट है, हम नीचे गिरा देते हैं उसको, सही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सही है। अच्छा फोर्स भी अप्लाई करनी है, चलो फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा दी, सही है। तो हमारे पास जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है उसी डायरेक्शन में अगर आके फोर्स आएगी तो उस डायरेक्शन में मूव होगा, राइट। और जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगी उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होनी, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होनी चाहिए, राइट। ये दो चीजें एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। तुम कह सकते हो वेलोसिटी भी तो उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो ये जरूरी नहीं है, सही है। और इसकी क्या रीजन के जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट डिसेलेरेट होता है, तो उसकी एक्सेलरेशन ऑपोजिट होती है, वेलोसिटी ऑपोजिट होती है, राइट। तुम याद करो वर्टिकल मोशन, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर होती है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे होती है, राइट। सो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होना जरूरी नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, राइट। बट फोर्स एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, ओके। क्लियर हो गया ना भाई? सर रिजल्टेंट फोर्स वहीं एक्ट करती है ना जहाँ एक्सेलरेशन हो रही होती है। हाँ जी, सही, परफेक्ट। चलो यार इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा मुझे आंसर का इसमें इशू है, तो मैं नहीं करा रहा हूँ ये, इसको तुम स्किप कर देना भले, अगर तुम घर में कर रहे हो। अच्छा ये ऊपर ये भी करके आ रहे हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन तो इसी तरह का, सही है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन किसकी बारी है? ये क्वेश्चन हसाम से कराते हैं, मुजम्मिल की बारी है, लेकिन हसाम से कराते हैं। हसाम आ जा बेटा, रीड कर लियो जरा। A car of mass 750 kg has a horizontal driving force of 2 kilonewton acting on it. It has a forward horizontal acceleration of 2 meter per second square. What is the resistive force acting horizontally? क्या इसकी, अब देखो, आपको एक्सेलरेशन दी हुई है, कौन सा लॉ कंफर्म हो गया?
सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कंफर्म हो गया। सेकंड लॉ क्या कहता है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हमारी माय फिजिक्स में, ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, जी सर। रिजल्टेंट फोर्स किस तरह से आएगी? जितनी भी फोर्स सिस्टम के अंदर रख रही है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आएगी। जरा बता दो कितनी फोर्सेस है सिस्टम में? सर अब दो हैं, एक दो ड्राइविंग है। फोर्स एक रेजिस्टिव फोर्स। परफेक्ट परफेक्ट। देखो वो ये तो बना के देगा, ये तो मेंशन करेगा। अगर जो उसने दोनों नहीं किया हुआ तो जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर टाइप ऑफ फोर्सेस, तुमने वो इस्तेमाल करना होगा। ओके, जैसे रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे उसने बना के दी हुई है, पिछले केस में उसने बना के नहीं दी हुई। जैसे ये ब्लॉक है, ये बिल्कुल इसी जगह का क्वेश्चन पहले भी आया था, इसमें बना के नहीं दी हुई। फ्रिक्शन फोर्स हमने खुद ही एज्यूम की कि पीछे को होगी, राइट? सो ये। अच्छा जी, तो तुमने कहा कि भाई ड्राइविंग फोर्स जो कि आगे लग रही है, सही है, माइनस रेजिस्टिव फोर्स जो कि पीछे लग रही है, राइट? तुम इसको ऐसे जी भी लिख सर, सकते हो, प्लस रेजिस्टिव। करके यहाँ पे नेगेटिव साइन लिख सकते हो, इक्वल्स टू एम ए। राइट, ड्राइविंग फोर्स में दे रखी है उसने 2 किलो न्यूटन की। राइट, आंसर भी किलो में मांग रहे हैं, सो डोंट नीड एनी कन्वर्जन। राइट, एंड ये आपके पास आ गया रेजिस्टिव फोर्स इक्वल्स टू मास आपके पास है 750, एक्सेशन है 2 की। ओके, तो 2 के, सही है, माइनस 750 इंटू 2 1500, 1.5 के, 1.5 के 0.5 के आ जाएगा। सही हो गया? समझ रहे भाई? जी सर, जी सर। परफेक्ट। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसको स्किप कराओ। व्हाट, विच डिफाइंस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट? देखो मास जो होता था वो अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी होता था, दिस इज मास। ओके, फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, दिस इज वेट। नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ बॉडी, दिस इज समवॉट मास। द प्रोडक्ट ऑफ बॉडीज वॉल्यूम एंड द डेंसिटी, ये मास की एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। मतलब ये सारी डेफिनेशन जो है, ये सी और डी, ये सारी जो है ना इन्होंने समवट मास को रिलेट किया हुआ है, राइट? लेकिन मास जो है ना वो हम इस डेफिनेशन से ज्यादा रेफर करते हैं। ओके, आगे आ जाओ। मुजम्मिल ये करवा दियो भाई, 13 वाला। The momentum of an object changes from 160 kilograms meter per second to 240 kilograms meter per second in 2 seconds. What is the mean resultant force on the object during the change? ओके, रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है कौन सा लॉ लग रहा है? कौन सा लॉ लग रहा है? एक्सीलरेशन होगी या रिजल्टेंट फोर्स होगी? न्यूटन सेकंड लॉ लगा करेगा। जी। सही, अब देखो लेकिन यहाँ इसमें पे। दिया है इन्होंने हमें, क्या दिया हुआ है? मोमेंटम दी हुई है। हाँ, देखो न्यूटन सेकंड लॉ याद करो। न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर हमने कहा था कि फोर्स इज अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसे ही कहा था। यानी चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम इज आल्सो द न्यूटन सेकंड लॉ, समझ रहे हैं ना? हम्म। सही है। अब देखो चेंज, अब उसने इनिशियल इनिशियल मोमेंटम दिया हुआ, फाइनल मोमेंटम दिया हुआ, चेंज कैसे निकालोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सही है, डिवाइडेड बाय टाइम उसने दे रखा है 2 का। सही है, 240 माइनस 160, 80 डिवाइड बाई 240। क्लियर हो गया? जी सर। चलो आगे आ जाओ, मुबीन आगे जा भाई, ये दोनों कर लो। A car accelerates in a straight line. A graph of the momentum of the car is plotted against time. What is evaluated by finding the gradient of the graph at a particular time? हम्म, अगर तुम्हें इंटर कन्वर्जन याद है ग्राफ की, मैं तुम्हें बना देता हूँ ग्राफ। The resultant force, वो ओफो, change in कैसे भाई, momentum by कैसे time. कैसे? वो वेरी गुड, फॉर्मूला है ना, change in वेरी गुड, momentum by वेरी time. गुड, परफेक्ट। एक्सेलेरेशन ऑफ द कार तो नहीं मिलेगी, सही है, काइनेटिक एनर्जी ये सब चीजें यूजलेस है। ओके, आगे अगला भी कर लो। What is the definition of the force on a body? The mass of the body multiplied by its acceleration, the power input to the body divided by its velocity, the rate of change of momentum of the body, the work done on the body divided by its displacement. सर ए या सी में से होगा। देखो ये सारी की सारी जो है ना फोर्स की डेफिनेशन है, राइट? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन, मास एम ए इक्वल्स टू एफ, हम्म, राइट? ये भी सही है। पावर इनपुट टू द बॉडी डिवाइडेड बाय इट्स वेलोसिटी, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है पावर और फोर्स का, सही है। फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी करोगे, पावर डिवाइड बाय वेलोसिटी करोगे, ये भी फोर्स बन जाएगा। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये भी फॉर्मूला आ रहा है, राइट? पावर वर्क डन ओवर टाइम, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कर दो, ये भी फोर्स आ रहा है। बेसिकली इन्होंने जो है ना होशियारी ये नाप दी है कि सब में फोर्स देती है, राइट? लेकिन एक है फोर्स की डेफिनेशन और दूसरे है फोर्स के इफेक्ट। ओके,
फोर्स के इफेक्ट कभी फोर्स को डिफाइन नहीं करेंगे। ओके, फोर्स की डेफिनेशन फोर्स को डिसाइड करेगी, और फोर्स की डेफिनेशन हमेशा वो है कि जो चेंज इन मोमेंटम जनरेट करती है। ओके, फोर्स की डेफिनेशन ये नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन से फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स चेंज नहीं हो सकती, बल्कि मास से भी चेंज हो सकती है। तो मास और वेलोसिटी को हम रिलेट करते हैं मोमेंटम के अंदर। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर कि फोर्स की डेफिनेशन हमें यहाँ पे देनी है, ऑल दो सारी चीजें फोर्स को रेफर कर रही है यहाँ पे। सही है, आज ये भी कर लो साथ में, मुबीन ये भी आप कर लो, बल्कि ये A आसान से, car छोट 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 accelerates. टाइम जाएगा। ये कर ले, ये कर ले। A golf ball is hit by a club. The graph shows the variation with time of the force exerted on the ball by the club, which quantity for the time of contact cannot be found from the graph. हम्म पहले जो इस ग्राफ के, अगर तुम देखो कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट तुम्हें क्या बताएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय टाइम। ऐसे हमने कोई क्वांटिटी पढ़ी नहीं है वैसे। अगर हम इसका Yes. एरिया निकालें, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टाइम, ये तुम्हें चेंज इन मोमेंटम बता देगा ना, मोमेंटम बता रहे हैं जी। चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स। चलो ये तो आ जाएगा। अच्छा जनाब, कांटेक्ट टाइम यहाँ से यहाँ तक है, तो कांटेक्ट टाइम पे बता देगा। सही है। और एवरेज एवरेज फोर्स भी बता फोर्स रहे हैं। ऑन द बॉल, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, हमें ये भी चीज पता चल जाएगी नहीं। ये चलो एवरेज फोर्स, हम इसका ग्राफ का वो एवरेज ले सकते ग्राफ से हैं। निकाल सकते हैं एवरेज फोर्स। नहीं। चलो ओके, लेकिन मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर तो हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई होगी, देन मैक्सिमम एक्सेलरेशन हम नहीं निकाल सकते। ओके, एवरेज, वरना दोनों जो है ना, यानी अब थोड़ा सा अगर ये फर्दर और डिटेल दे दे तो हमें पता चल जाता है कि हम क्या चीज ग्राफ से निकाल सकते हैं, बट ओके, मैक्सिमम एक्सेलरेशन हम ग्राफ से नहीं निकाल सकते। फोर्सेस की टर्म में दिया, हमें सारी चीजें फोर्सेस से रिलेटेड होंगी, हम वो निकाल सकेंगे। ओके, आ जाओ भाई, ये कर लो। कौन बच्चा है, मुजम्मिल सर ने करना उसका है। आंसर डी था ऊपर वाले का। हाँ जी, डी था यार। हाँ सर कैसे डी था, ये समझ नहीं आई। ब्रो, ये फोर्स का ग्राफ दे रखा है ना। सही है, उसने बोला कैन नॉट, कैन नहीं। ओह सम, सॉरी सॉरी। सही है यार लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाने से तो वो मैक्सिमम ब्रो, एक्सेलरेशन भी तो मिल वैल्यूज नहीं है ना, वैल्यूज नहीं है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर ये थोड़ी सी और चीजें दे देना, तो हम एवरेज फोर्स भी इससे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। भाई अगर आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है, जहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होगी वहीं पे एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी, राइट। मास अगर गिवन हो तो जी। निकाल लोगे, लेकिन मास नहीं गिवन ना, मास के बारे में उन्होंने कोई चीज नहीं बताई हुई, राइट। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मास या एक्सेलरेशन, यानी फोर्स के अलावा कोई भी चीज है वो आप ग्राफ से नहीं निकाल सकते हो, ये प्रॉब्लम, समझ लो। सर वो तो ऐसे चेंज ऑफ मोमेंटम भी नहीं निकाल सकते, वैल्यूज नहीं है ना इसकी, तो फिर। अरे मेरी जान, चेंज इन मोमेंटम तो ग्राफ के एरिया से आ जाएगा ना, समझ रहे हैं। जी सर। सही है, मतलब ग्राफ का अगर हम एरिया निकालें, वैल्यूज, वैल्यूज से प्रॉब्लम ये है कि अगर हम कैलकुलेट करने बैठे, सही है, मतलब किसी दूसरे, अब यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम है, यहाँ पे फोर्स की रिक्वायर्ड है, फोर्स का रिक्वायरमेंट है और टाइम रिक्वायरमेंट है, राइट। उससे हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, तो एक्सेलरेशन के लिए मास रिक्वायर्ड है, मास का क्वेश्चन में कहीं जिक्र ही नहीं है, राइट। जो कांटेक्ट टाइम है वो एक्स एक्सिस में बता देगा, जो मोमेंटम है वो एरिया अंडर द ग्राफ बता देगा, जो एवरेज फोर्स ऑन द बॉल है वो भी हमें समाव पता चल जाएगी ग्राफ को यूज करके, लेकिन मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए हमें मास रिक्वायर्ड होगा, समझ लो। जी सर। ओके, आ जाओ ये कर लो। ये कौन करेगा, मुजम्मिल से करवाए या किसी और, मुजम्मिल कर ले, आ जाए मुजम्मिल। A ladder is positioned on icy, frictionless ground and is leaned against a rough wall. At the instant of release, it begins to slide, which diagram correctly shows the direction of the forces P, W, and R acting on the ladder as it begins to slide. अच्छा तो अजीब सी वेट, बात कर रहा है। नहीं नहीं, अजीब सी बात क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई इस पे फ्रिक्शन नहीं लगेगी। हम्म सही है, क्योंकि स्मूथ सरफेस आईसी है and leant against a rough wall. At instant release began to slide, which diagram currently shows the direction of the forces P. इस सर तरह का मैंने, P, सर ये P क्या होगा? देख, मोमेंटम? अबे मोमेंटम कहाँ, मोमेंटम नहीं आएगा इसमें, सारी फोर्सेस हैं, सारी फोर्सेस हैं। देखो, अच्छा सर, जी। तुम्हारे पास उसने कहा हुआ है कि फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है, सही, ग्राउंड आके बाद फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं लग रही, ओके। हम्म, अगर तो तुम इसको अज्यूम करो, तुम इस तरह से जो है ना, मतलब सीढ़ी रखो जमीन पे, जमीन स्लिपरी हो तो सीढ़ी फिसलने लगेगी नीचे, ऐसे ही होगा। जी जी।
तो सीढ़ी ने यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देना है, जैसे जैसे ही तुम इसको वो करोगे सीढ़ी यहाँ पे मूव करेगी, ये मोशन है, सही है। ये मोशन आ गया। वेट हर केस के अंदर, तीनों केस के अंदर वेट तो सेम लग रहा है, नीचे नीचे लग रहा है, राइट। हमारा सारा फड्डा है, कहीं पे आर टेढ़ा हो गया, कहीं पे आर टेढ़ा हो गया, कहीं पे पी टेढ़ा हो गया, सही है, ये प्रॉब्लम सही। इसको जरा एडजस्ट करते हैं, राइट। सर वो परपेंडिकुलर होता है ना नॉर्मल फोर्स। वेरी गुड। देखो जनरल केस हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास स्मूथ सरफेस है तो हमारे पास क्या होगा, कांटेक्ट जहां जहां हो रहा होगा वहां वहां पे परपेंडिकुलर फोर्स एक एक्ट होनी चाहिए, राइट। बहुत सही बता दिया आपने। तो आर शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बन रहा है, सही है। पी शुड ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लेकिन नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये उसने कहा हुआ है कि एक ये वाली सरफेस रफ है, ये वॉल जो है रफ है, ये वॉल रफ है। वॉल रफ होने का मतलब है मोशन, लेडर जो है वो जमीन से नीचे को मूव कर रहा है राइटवर्ड, और वॉल से इधर को मूव कर रहा होगा, राइट डाउनवर्ड। समझ रहे हो। अगर मोशन नीचे हो रहा है, अगर मोशन नीचे हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर को लगेगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इधर लग जाएगी। मुझे समझ रहा है। जी सर। ये फ्रिक्शन आ गई, सही है। जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है या रिएक्शन फोर्स है वो इधर लगेगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। दिस इज आर। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए, राइट। अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर है, दो दो वेक्टर्स हैं, और उनको तुम सॉल्व करोगे, रिजॉल्व करोगे, तो रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, तो ये रिजल्टेंट आ रहा है, राइट। ये वाला जो शो कर रहा है, ए वाला जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ग्राउंड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, राइट। इस वजह से दोनों में कॉन्टेक्ट फोर्सेस कहीं पे भी वो नहीं आ रही, राइट। समझ रहे हो भाई। सही है। बी आपके पास ऑप्शन है। सी के अंदर, अबे यार नीचे चले जा। सी और डी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि उसने पी को कांस्टेंट रखा हुआ है, यानी उसने ये बताया हुआ है, इसका मतलब कि ये वाली सरफेस स्मूथ है, ये स्मूथ है, और ये रफ है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने ग्राउंड को रफ रखा हुआ है, राइट। क्वेश्चन के अंदर जो है, क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ग्राउंड को रफ रखा हुआ है, नहीं ग्राउंड को नहीं, ग्राउंड को स्मूथ रखा हुआ है। सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, हाँ क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ग्राउंड को स्मूथ रखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो है ना, ग्राउंड के बजाय वॉल स्मूथ ले रहे हैं, सही है। तो ये ऑप्शन है। समझ रहे हो। किसी को नहीं समझ में आया हो, एनीबडी। सर ये ए नहीं होगा परपेंडिकुलर क्योंकि ए है। देखो ए में मसला ये है कि ए के अंदर जो है ना, अगर ए को आप देखो तो ए में ए पॉसिबल तब होता है जब ये भी स्मूथ होता, सही है, और ये भी स्मूथ होता। समझ रहे हो। जब दोनों ही जी स्मूथ है तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही, सिर्फ कांटेक्ट फोर्स है, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर है, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर है, जिंदगी सुकून है, मजे में, ओके। लेकिन उन्होंने भंड ये डाल दिया है कि यहाँ पे वॉल को रफ कर दिया, राइट। अब आपको पता है जब आप लेडर को लीन कर रहे हो तो लेडर ने मूव तो होना है कहीं ना कहीं, राइट, मोशन। अब आपने फिर ये देखना है कि भाई मोशन किधर को हो रहा है, राइट। जब ये मोशन यहाँ पे हो रहा है, राइट वर्ड मोशन हो रहा है, तो लेडर जो है वो ऊपर से नीचे को मूव करेगी, राइट। और जब वो ऊपर से नीचे को मूव करेगी तो फ्रिक्शन ऑपोजिट आ जाएगा, राइट। तो जो फ्रिक्शन ऑपोजिट आएगा, तो आपके पास फ्रिक्शन यहाँ पे नॉर्मल कांटेक्ट, मतलब अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं, सो ये जो पी है, ये पी जो है वो कांटेक्ट फोर्स नहीं बता रहा, प्लीज कीप इन माइंड, ये पी कांटेक्ट फोर्स नहीं है। पी जो है वो रिजल्टेंट है रिएक्शन फोर्स का और कांटेक्ट फोर्स का, ओके। दूसरे वाले केस में ये आपके पास आ रहा है रिएक्शन फोर्स, और ये सॉरी ये आपके पास आ रही है फ्रिक्शन, और ये आपके पास आ रही है रिएक्शन फोर्स, ओके। और जब तुम इन दोनों का, और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये मोशन है नीचे को, ओके। तो जब तुम इन दोनों का रिजल्टेंट ले रहे हो तो पी इनके बीच में आ रहा है, ओके। लेकिन ए के अंदर, केस ए जो है उसके अंदर कोई रिजल्टेंट फोर्स, सॉरी उसके अंदर कोई फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा, ओके। जब कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा तो कांटेक्ट फोर्स और पी बराबर हो गए, ओके। समझा भाई। जी सर। कोई प्रॉब्लम। चलो आसान है। अच्छा जी, बस एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, एंड करता हूँ, सही है। अच्छा देखो कोलिजन वाला है, रीबाउंड है। आसान से तुमने स्पीड को ऐड अप करना है, राइट। ये बहुत दफा ये पेपर में आए, मोमेंटम के अंदर भी तुमने देखा होगा इस तरह का, राइट। क्योंकि तुम्हें पता है कि फोर्स इज अ चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम, ओके। और तुम्हें पता है कि इनिशियल स्पीड मास में दे रखा है, चेंज इन मोमेंटम होता है एम पी माइनस यू ओवर टी, ओके। एक स्पीड को तुम नेगेटिव ले लो, एक को तुम पॉजिटिव ले लो, ओके। मास तुम्हारे पास है 0.5 kg, फाइनल स्पीड तुम्हारे पास आ रही है 8, इनिशियल स्पीड तुम्हारे पास आ रही है -12, और डिवाइडेड बाय 0.1, सही है। सो 8 माइनस माइनस 12, सो ये हो जाएगा 20, और 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 डिवाइड बाय 0.1 100, सही। 100। सही हो गया। देखो रिबाउंड का केस जब भी होगा उसके अंदर वेलोसिटीज ऐड होंगी, सही हो गया। चलो
वो ये छोड़ देना, पावर से रिलेटेड है। अच्छा, ये तुम्हारे एरिया वेरिया निकालना है, आराम से हो जाएगा, ये भी ऊपर करके आ रहे हैं। ये एक कर लो, ये एक कर लो, ये मुबीन ये एक आप कर लो। बस ये आखिरी करते हैं, उसके बाद फिर ऐड कर दो। A strong wind of speed 33 meters per second blows against a wall. The density of the air is 1.2 kg meter cube. The wall has an area of 12 meters square at right angles to the हम्म। wind velocity. The air has its speed reduced to zero when it hits the wall. What is the approximate force exerted by the air on the wall? इस याद आ रहा है, इसके अंदर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था गंदा सा, ड्राइव भी किया था, रो ए वी स्क्वायर, याद है, सब फॉर्मूला याद है? जी सर। देखो ये याद जी रखना, जी। इसके अंदर अगर कोई फोर्सेस के अंदर स्पीड वगैरह दे रखी है, डेंसिटी वगैरह दे रखी है, तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलेगा उस क्वेश्चन के अंदर, ओके? तुम कंफ्यूज हो गए, सही है। लेकिन ये फॉर्मूला मैंने इसीलिए वहां पे डिराइव करवाया था, ताकि यहाँ पे एक तो हमारा टाइम फूट ही ना हो, सही है। दूसरा कि इसके अंदर तुमने बस स्ट्रेट अवे डेंसिटी दी हुई है, स्पीड वगैरह दी हुई है, डेंसिटी और स्पीड का ये रिलेशन बनेगा, ओके? इसके अंदर रखो, ठग से रखो, आंसर निकल आएगा, सही हो गया। मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर दिया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम केस था कि हम वहां पे पानी को मारे थे दीवार पे, और हमने कहा था, अज्यूम किया था कि भाई पानी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से निकल रहा है, और जब दीवार पे लग रहा है तो वो स्टॉप हो रहा है, राइट? सो याद आ रहे हैं ना बच्चों तुम लोगों को? सर इसका आंसर आ रहा है 15681.6, सही है, डी हो तो जाएगा। 16,000। सही हो गया, परफेक्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, इरफान, यू हैव टू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। यस इरफान। The graph shows how the momentum of a motorcycle changes with time. What is the resultant force on the motorcycle? Okay, first you need to recall that the resultant force, how the resultant force and the momentum time graph relate with each other, right? So if you recall the formula, F is equals to delta P over delta T. So the gradient of this graph will give us the resultant force, right? So the graph is starting from 0 and it ends at 500. So 500 divided by 10 minus 0 minus 0, right? So this will give you the momentum. This will give you the resultant force, which would be 50. Clear? Okay. A resultant force causes, अच्छा ऐसा है, a resultant force causes a body to accelerate. What is equal to the force? The acceleration of the body per unit mass. Force is the acceleration of the body divided by mass. So this is the first equation, says the kinetic energy of the body per unit time, Ke over T. The change in momentum per unit time. This is the correct one. The change in the velocity of the per unit time. This is the acceleration. Okay. Fine. Okay, Imad, try this one. Ship of mass 8.4 times 10 to the power 7 is approaching a harbor with speed 16.4 meter per second. By using reverse thrust, it can maintain a constant total stopping force of 920,000 Newton. How long will it take to stop? Hmm. Yes, can you process this question? Uh, yeah, I think so How? Mm-hmm. mass is given, the force is given, so we can use force is equal to mass into acceleration. Then this is V, right? The Yes. 16.4. Yes. Actually, wait, I'm not really sure And because and 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 I we are interested in how long, like we are interested in time. So you have to give me a relation that involve time as well. Yes. Look, if you use this relation, resultant force is equal to the change in momentum over the change in time, then it works, right? It worked for you. So change in momentum is given by m v
minus mu, okay, and divided by delta t over F resultant, okay. Now they gave you the mass, and by using the reverse thrust it maintain a constant stopping force, okay. So you want the ship moving at 16.4 meter per second to stop at the harbor, right? So the final velocity should be zero, right? So this velocity should be zero, right? Because you are applying the stopping force, okay? So zero, and minus the initial velocity and the initial and the mass is 8.4 exponent 7, and the initial velocity is 16.4, okay, and divided by delta t, which is unknown. And now we have this only force as 9 2 and 0 0 0. So 9 2 0 0 and 0 0, right? So, and also you can you just keep in mind that this is the reverse thrust, okay. So you can also put the negative sign. The ship is moving forward, okay, and the force is acting backward, okay. So that is why if you don't put the negative sign, then it will be fine, but your time will be negative then, right? So just make time the subject, and 8.4 exponent 7 into, acha. So the negative and the negative goes off, so you don't need to put any negative sign. And 16.4 divided by 92823, four zeros. Okay, just calculate the time. Acha, there's one problem that the time is also given in second as well as in minutes, right? So maybe possible the time, like just calculate the time first. Sir, 1497 order. How much? Sir, 24.95 seconds. 24.95 seconds, No, right? I convert it into minute. I convert it into minute. Okay, so 24.95 minutes. Okay, fine. Clear? Chalo. Let's move on to this one. Wilmina, your turn. Tractor of mass 1000 kg is connected to a tow bar tow bar to a trailer of mass 1000 kg. The total resistance to motion has a constant value of 4000 newtons. One quarter of this resistance acts on the trailer. When the tractor and trailer are moving along horizontal ground at a constant speed of 6 meters per second, what is the force exerted on the tractor by the tow bar? Janab. Sir, इसमें force is equals to mass multiplied by acceleration करेंगे Mm, क्योंकि इसमें time नहीं दिया हुआ. look, first, just draw the um, system. Okay, this is a connected particle system, right? Remember, we discussed this in the concept of pulleys, right? So one quarter of the acha, we have a tractor and we have a tow bar and a trailer. Okay, the total resistance motion value is this. One act on the trailer. Okay, so let's say this is tractor and this is trailer, and resistive force is 400 Newton, right?
and they're saying 1/4 of the resistive force acting on the trailer. So I'm saying they're moving this way. This is the tow bar, and this is 1,000 Newton, right? Because 1/4 is 1,000. Okay. So when the tractor and the trailer are moving along the horizontal ground at a constant speed. Okay, fine. Um, what is the force exerted on the tractor by the tow bar? Right. Yes, Gulmina. क्या कहती हो आप? इसमें acceleration नहीं है Yes. Acceleration तो zero हो गई, तो right? No acceleration. So basically Newton फिर first law, Newton second law तो नहीं होगा, Newton first law का थोड़ा बहुत concept होगा. ठीक है सर um जनाब. when there's a force exerted on the tractor by the tow bar. So अगर if we have the tractor, और अगर हम इसको ऐसे assume कर लें. बल्कि एक मिनट, मुझे एक चीज देखनी है इसमें. वही सही है. सो अब हमारे पास जो है ट्रेलर जो है वो पुल होगा. सो इफ if it is moving with a constant speed, so इसका मतलब है there will be certain force in the forward direction and such that the forward and the backward forces are equal, and speed का भी हम कुछ कर सकते हैं. The masses are given. सही है. What is the force exerted on the tractor by the tow bar? So force on the trailer is direction में होगी, and the force on the tractor in the tow bar is direction में होगी, right? And okay, so अब अगर equation बनाए, so F, which is a forward force, minus 400, 4,000, minus let's say this force is T, tension in the tow bar, and since they're moving with a constant speed, so 0. And fine. और अगर हम यहाँ पे देखें, for the trailer is also connected with the tractor, so that is why both moving with the same speed. So the force T is in the forward direction, minus 1,000 is in the backward direction, and it is 0, right? So if you use the second equation, or if you consider the second equation, so T is 1,000, right? So this means the tension in the tow bar is 1,000, right? So that's it. Clear? Guys, clear? Any problem? सर सॉरी एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज देखो, सबसे पहले तो you have to draw the diagram, okay? You should know that the tractor pulls the trailer, okay, together, and they move off in a certain direction, okay? So tractor or trailer, I'm saying that the tractor and trailer is moving to the left, okay? And there should be a force by the tractor engine, right? That move or that take the whole system in a certain direction, right? The direction I mentioned here. So this force is unknown, this force F is unknown, and they're also saying that the speed is constant, right? So the speed is constant mean the resultant force is equal to 0, which mean all the forward force and all the backward force are equal to 0, right? So if you consider the tractor, if you consider the tractor, so tractor has three forces. One is F, and two are T, and 4,000 the resistive force, right? And T is basically in the tow bar, okay? So the first equation
the first equation corresponds to the tractor's forces, and the second equation is the equation relating the forces on the trailer. Okay, so on the trailer there are two forces only, the tension and 1,000 Newton force acting opposite to the direction of motion. So tension minus 1,000 is equals to 0, right? So यहाँ से हमें ये पता चल गया that the tension in the tow bar is 1,000, right? अब जब tension 1,000 की है तो throughout the tow bar tension remains the same, right? We discussed that in the class. Okay, the tension in the string remains the same throughout, right? So that is why whatever the tension would be in the tow bar वो आपके पास 1,000 आ जाएगी, right? Clear? ठीक है सर. सही हो गया. Okay, let's move on. Irfan. The resultant force of 10 Newton acts on a body for a time of 2 seconds. Which graph could show the variation with time t of the momentum p of the body? जनाब. Okay, so first you should know that which feature of this graph shows you the momentum or the resultant force. They give you the momentum time graph. Okay, so Irfan, uh, will the gradient useful for the resultant force or area under the graph? Yes, Irfan. No idea. I think gradient. Gradient. Very good. So if you relate the equation, so resultant force is equals to change in momentum over change in Delta time, p by right? delta t. Very Yeah. good. And they gave us the resultant force as 10, and they also give us the time. So if we just calculate the change in momentum, so 10 times 2 is just 20, right? So the change in momentum is 20, right? If we look at the graph, or so w- whichever graph gives us a 20 as a momentum, it will be our answer. Okay, change in momentum. So if you consider a, so a starts with 0 and a ends around 15 or somewhere here, right? So the change in momentum is not 20, it is around 8 or 9 somewhere, right? So a could not be the option. Okay, so B start from 0, B start from 20 and ends at 0 in a time of 2 seconds. That shows a change in momentum of 20, right? And this is what we are getting. So B is the correct option. And if you consider C, then C starts from 10 and goes to 0. So the change in momentum in C is just 10. And in D, the change in momentum is just 5, right? So the only possible option is B. Okay, getting fun? Yeah. Okay, Gulmina, आगे आ जाओ. Water is pumped through a hose pipe at a rate of 90 kg per minute. It emerges from the hose pipe horizontally with a speed of 20 meters per second. Which force is required from a person holding the hose pipe to prevent it moving backwards? Yes. इसमें mass दी हुई है Okay. और speed भी दी हुई है. Okay. They also give us the time as So, well. yeah, per minute. Per minute. Very good. So resultant force is So, equals to change in momentum over change in time, right? G. Right. And F is equals to m v minus u over t, and this whole thing is given, right? Which is 90 kg per minute. Okay. So you can write 90, and per minute mean 1 minute. 1 minute is 60 seconds. Okay. And it emerges from a hose pipe horizontally with a speed of 20, and the final speed should be 0, right? In order to hold the pipe. So, yeah. So, if you just take 20 as your speed, so what will be your answer? 2 ones are 2, 3s are 3, ones You're are 3, saying, 3s are. Yes. I'm saying that V should be One of the velocity should be 0, right? The final velocity, yes. Clear? like initial
Won't it be -20? Because You can take -20. You can take -20. That negative sign oh, only shows you the opposing in force. the Okay. line. Yeah, okay. Okay. So that's and Okay. an answer also doesn't contain any negative sign. So that's why you don't need to worry about that. Okay. You just have that much concept that the negative sign is the direction of the force. Okay. Clear now? Yeah, clear. Perfect. Okay. Try this question, please. Irfan, your turn. Oh, okay. A man weighs 240 Newton on Mars with the acceleration of g is 4 meter per second minus 2. On the moon, g is 2 meter per second. S- which statement is correct? So, This is basically the O levels type question. I hope so. These type of question you guys have done in your O levels. The man has a mass on the Mars is 60 Newton. You know, this option is not possible at all. it's, I think it's the second one. The man has a Yeah, mass. the second. The man has a Eh, mass on the moon is this much. Can you do the calculation for that? yeah, W is equal to mg, weight is Okay. 240 Newton, and g is 2 meter per second in this question. So 240 divided by 2 No. is mass. Okay. No, bro. Look, um, this 240 Newton is not on the moon surface. Okay, it is on the Mars surface. You are Oh, oh. allowed to. You're only allowed to use the Mars acceleration and not the moon's acceleration. Right? Getting? So W equals Oh, to okay. Then it's mg, wrong. Okay, my bad. mm, 240 and equals to the mass will be the mass is unknown and 4, so just divided by 4, so you will get 4 ones are 4 6 are so 60 kg is the mass, and you know that mass remains the same throughout the universe. So if you take this object to the Mars or to the moon or to the earth, so mass remains the same as 60 kg, right? Now so if the mass is 60 kg and it is on the moon surface, so it weighs 120 Newton, right? Also, see. Now the B is incorrect because the unit is wrong. Okay. Sorry, not the unit, but the mass is incorrect because the mass is 60 kg and the weight is 120 Newton. Okay. Clear? Yeah. Now, okay, yes, Imad, your turn. A glider of mass 1,500 kg launched from rest on a straight and level track using a catapult. The graph shows the variation with time of the resultant force. What is the speed of the glider when the resultant force acting on it reaches zero? Okay, at this point. So we'll use the impulse formula and you rearrange it. Okay. So F is equals to change in momentum over change in time, right? Then also you have to convert the force into normal Newton. Okay, very good. So in total we have okay, basically, if you just find the area under the graph, so that will give you the impulse, right? Straight away, right? Don't use the formula here. Instead, just use the area under the graph, right? So 1/2 into height is 10, right? And it is in kilonewton, so just convert it into Newton, and time is 40, right? So this will be your change in momentum. Okay. And so change in momentum is basically m times change in velocity, right? Because the glider of a mass this much, so the mass is constant, so that's why I'm taking the mass out, and just divide the mass. Okay, so ये हो जाएगा, that will be 10 exponent 3 and 40 divided by 220, right? And the mass is 1500, right? And you have the change in velocity. So the glider launch from the rest. So the initial velocity will be 0. So there will only be the final velocity. Okay. So just calculate it and get the answer.
So you get 133. 133, perfect. ओके, राइट, क्लियर ना, समझ में आया? It's ओके, 133. ओके, परफेक्ट, फाइन. यस गुलमीना, योर टर्न. A bus takes a time of 25 seconds to reach a constant speed while traveling in a straight line. A graph of speed v against time t is shown. Which graph shows the variation of with time t of the resultant force F on the bus? यस. So basically, like here it is reaching the constant speed around, like finally at this point. At this point, it is reaching the final speed, the constant speed, right? So, what do you think? Which graph would be correct? Sir, पहले वाले में it's 0 to 5 accelerate or Okay, constantly. constant acceleration mean constant force. Okay, fine. Ji. So it's going to be A because only A has constant force. I okay, fine. And you can also see that like it approximately reaches a constant speed, right, at 25 second. And when the object reaches a constant speed, means no acceleration, no resultant force, so the graph should reach a 0 point. Like, but B also reaches 0 and D also reaches 0, right? uh, but um but A is the only possible answer, right? Ji, sir. Fine. And okay, let's move on to this one, please, Irfan. The diagram shows a man standing on a platform that is attached to a flexible pipe. Water is pumped through the pipe so that the man and the platform remain at a constant height. The resultant vertical force on the platform is zero. Okay. The combined mass of the man and the platform is 96 kg. The mass of the water that is discharged vertically downwards on the platform each second is 40 kg. What is the speed of the water leaving the platform? Mm-hmm. Okay, so they're saying remain at a oh man, come on. So they're saying pump through a pipe so that the man and the platform remain at a constant height. Fine. Constant height shows that no resultant force, no resultant motion, but they also mention that the resultant vertical force is zero. The combined mass is this much. The mass of the water that is discharged vertically downward from the platform each second is 40 kgs. What is speed? Hmm. So basically, if you if you think about this question, so this means the weight of the man acts downward, right? And the mass of the water that discharged vertically downward from the platform each second is 40 kg, right? When the water discharged vertically downward, right? So the platform it pushes the platform vertically upward, right? It is like very much similar to the pipe example. Like if you are um if there's a water flowing in the pipe, so you have to hold the pipe in order to prevent it moving backward, right? Clear? So if you have the weight of the man acting downward, so there should be the the water that applies a vertically upward force, right? um the vertically upward force of, let's say, just consider F, and their resultant is zero, right? Such that their resultant is zero means they are equal. So F minus W should be zero, right? Now, um, so the you can equate them. So the weight of the man is 96 into 9.81 straight away, right? And this average force is
Now we can use the mass flow rate per second, and they are asking for the speed, and initial velocity should be zero, right? So we can consider this change in momentum over change in time for that. And for the change in momentum, we know that the mass times the change in velocity, right? Because the mass is constant over time, and this 96 into 9.81. Now, they gave us 40 kg per second, right? So this whole thing is given as 40. Okay. So 40 change in velocity, or you can consider just the velocity, because there should be one velocity as zero, because initially there wasn't any water, and then when the water leaves the pipe, so it will have certain velocity. Okay, so this velocity is v, and 96 into 9.81. So 96 into 9.81 divided by 40, and do the calculation, please. आई थिंक इससे गलत आंसर आएगा. Sir, 23.54. 23, okay. 23.5. So C, right? Clear? Yeah. Fine. But So I have I understand the first part. Sorry. The first part, The first part, which part, please? the when you label the This or force, this? Acha. the first one you said. uh, Okay. And Irfan, what are you saying? I have a class, like she's starting it right now because she has like one extra class to take for year 13, so she is starting the class a bit early. हाँ. She started at 2:20, so I have to go right now. चलो, okay, you may leave then. Oh, चलो, okay, हाफिज. अच्छा जी. तो इरफान नहीं, कौन था? इमाद. सो यस, इमाद, इसमें मसला है. जी सर. ब्रो, इसमें वेट तो आपको समझ में आ रहा है कि वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, राइट? जी. लेकिन जो आपके पास वाटर है, जब वो वाटर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बाहर नहीं कर रहा है, राइट? तो अगर आप चेंज इन मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाओ, तो इनिशियली प्लेटफॉर्म रेस्ट पे है, सही है. जैसे ही वाटर वर्टिकली डाउनवर्ड निकलेगा, सो प्लेटफॉर्म वर्टिकली अपवर्ड जाएगा इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम कंजर्व और द होल मोमेंटम कंजर्व, क्योंकि बिफोर द बिफोर एनी चेंज वो मोमेंटम जीरो था, एंड आफ्टर जब पानी बाहर निकला, तो मोमेंटम जीरो रखना है, तो पानी नीचे आ रहा है, जो प्लेटफॉर्म होगा वो ऊपर जाएगा, राइट? सो दैट इज वाई मैंने इसको अपवर्ड फोर्स लिया, राइट? इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह है कि इफ यू हैव लाइक पाइप, और गार्डनिंग के लिए जब आप उसमें पानी डाल रहे होते हो, तो जब पानी प्रेशर से बाहर आता है, सो पाइप पीछे जाता है, राइट? पानी आगे जाता है, पाइप पीछे आता है, राइट? इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम, राइट? सो लेकिन जब आप होल्ड करे हुए होते हो, तो आपको यू शुड हैव सम सर्टेन फोर्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग बैकवर्ड. इसी जैसे गन है, जब आप फायर करते हो, सो बुलेट आगे जाती है और गन रिकॉइल होकर पीछे आती है, बिकॉज द इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, एंड आफ्टर द explosion or after the firing, the total momentum should be zero, so the bullet move on in the forward direction, and the gun goes backward or recoil in the backward direction. Okay, so this is the same case. We are considering the platform, we are not considering the water flowing downward. So when the water will come out from the flow, uh, वाटर आउटलेट, तो उसकी वजह से जो प्लेटफॉर्म होगा वो बैकवर्ड जाएगा या पीछे की तरफ पुश होगा, राइट? तो उस फोर्स को मैं एफ ले रहा हूँ, राइट? Yes क्लियर? sir. Understand. चलो, परफेक्ट. अच्छा जी, आ जाओ भाई. ये किसने करना है? आपने करना है, आ जाओ, ये कर लो. यस इमाद, योर टर्न. A car has mass m. A person needs to push the car with force F in order to give the car acceleration A. The person needs to push the car with force 2F in order to give the car acceleration 3A. Which expression gives the constant resistive force opposing the motion of the car? हम्म. Sir, diagram banana.
Okay. Basically, there are two different scenarios. A car has a mass m and a person pushes a car with a force F in order to give the acceleration A. Okay. A person need to push the car acceleration A. The person need to push the car 2F in order to give the car acceleration of 3A. 2F and 3A. Resistive force opposing the motion of the car. Sir, you multiply mass times acceleration, then minus the force. Okay, like अगर तो हम यहाँ पे देखें for the first case, so in this case we have MA, right? And अगर हम second वाले में जाएं, so when you have 2F and you should also have some resistive force and equals to 3A, right? So F is given as MA, so you can substitute MA in here. So in place of F, you can write MA and just take MA that side. So you will get negative F is equals to 3A, 3MA, sorry, 3MA and negative 2MA, negative 2MA, right? So you'll get negative F is equals to just MA, right? And since it is a resistive force, so it will always be in the opposite direction, which shows a negative sign, which is showed by the negative sign, right? So that is why A. Okay, getting? Am I clear? Yes, sir. Perfect. आ जाओ भाई, कुलमीना आगे आ जाओ. A bullet of mass 8 grams travels at a speed of 300 meters per second. The bullet hits a target and stops after a time of 100 microseconds. What is the average force exerted by the target of on the bullet? बहुत इसमें आसान सा है, फिर होप सो. यस. change in momentum over time करेंगे और Perfect. mass we're gonna change to kilograms, तो वो Okay, 0.008 होगा. good. And then 300 meters per second हम छोड़ेंगे. And And what then is the final speed? final speed is 0. Very good. So divided by 100. What is the conversion? Micros multiply by 10 to the power of 6. Negative 6. Negative 6, sorry. Very good. Fine. And So hmm, answer एक second, sorry. 24 and 24,000 आ रहा होगा. आ जी रहा है? वो आ रहा है. 24,000. Perfect. Uh, Um, a driver stops his car in time t by gradually increasing the total braking force on the car. The graph shows the resultant force on the car. Which graph shows how the speed of the car will vary during this time? mm-hmm. Force और time की ग्राफ है तो और इसको आपने इंटर कन्वर्ट करना है स्पीड के अंदर. तो अगर आप एक्सेलरेशन का ग्राफ सोचोगे, so acceleration का ग्राफ will also look like the, oh man, it will also look like this. Okay. And अगर आप इसको velocity में convert करोगे, so if you have a straight line and you are converting it into the velocity, so the velocity graph should be a curved, okay, should be curved graph. So it cannot तो be B. या A या D होगा Hmm. और speed is going sorry अच्छा, यहाँ पे अब देख लो कि gradually increase the a driver stops his car in time t by gradually increasing the total braking force on the car. Okay. तो gradient उसका positive होगा. So is it A? Hmm. अगर तो वो ग्रेजुअली ब्रेकिंग फोर्स को इंक्रीज कर रहा है, सो दिस मीन्स कि उसकी रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो रही होगी एंड उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही होगी, राइट? सो आई आई थिंक ए होना चाहिए. ठीक है सर. सही है. डी है आंसर. और तो अगर सर इसका हम ग्रेडियंट अगर हम D का निकालें तो उसका नेगेटिव आएगा ना. So that means deceleration तो D होगा.
एक मिनट विच ग्राफ शो द स्पीड ड्यूरिंग दिस टाइम। सो इनिशियली हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है, नो रिजल्टेंट फोर्स, नो कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी मूव कर रही है। एंड फिर हमारे पास जैसे जैसे ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है तो वैसे वैसे हमें ये बता रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। यस। अच्छा, बेसिकली अगर अगर आप देखो यहाँ पे ये जो मैंने ए कहा, ये मैंने इसलिए कहा, मैं इसको रिजल्टेंट फोर्स से रिलेट कर रहा था, राइट। और डी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग फोर्स के उसमें ब्रेकिंग फोर्स, सही है। यानी इफ यू कंसिडर द रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स में क्या होगा कि जो आपके पास ब्रेकिंग फोर्स है वो इंक्रीज होती रहेगी, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगी, एंड सो एज एक्सेलरेशन डिक्रीजेज, राइट। सो उसके हिसाब से ये वाला ग्राफ बनेगा, बिकॉज ये आपको रिजल्टेंट फोर्स के डिक्रीज होने को शो कर रहा है, राइट। और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के डिक्रीज होने को शो कर रहा है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज ग्रेटर इन द स्टार्टिंग, इन द बिगनिंग, एंड इट डिक्रीजेज, द ग्रेडियंट डिक्रीजेज एट द एंड, ओके। बट ये सिर्फ हमें जो है ब्रेकिंग फोर्स के लिए बनाया था, सो ब्रेकिंग फोर्स हमारे पास जो है वो इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है। क्लियर? जी सर। चलो, अच्छा जी, चलो ये कर लो, ये सिमात। A ball of mass 2 kg travels horizontally with a speed of 4 meters per second. The ball collides with a wall and rebounds in the opposite direction with a speed 2.8 meters per second. The time of the collision is 150 milliseconds. आई होप से बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा, राइट। You just need to keep So, in mind that you have to add the two velocities, right? yes, sir, and convert time. Okay, good. So 6.8 and divided by 150 exponent negative 3. Perfect. 90.600. Fine. Um, Average friction. ये कर लो गुलमीना। An ice hockey puck of mass 150 grams moves with an initial speed of 2 meters per second along the surface of an ice rink. The puck slides a distance of 30 meters in a straight line before stopping. What is the average frictional force acting on the puck? Sir, पहले speed is equals to distance over time करेंगे, time निकालने के लिए. How? Is it moving with a constant speed? No. Because they're saying the initial speed is this much, right? So you're not allowed to use that formula. It's only for the constant speed, Okay, right? Clear ना? जी. So instead of that, देखो जब भी इस तरह का हो ना, that the initial speed is given and they are asking for the time, then instead of that formula, use change in momentum or change in time. Okay, it works. Okay, so just do resultant force. सर लेकिन उसके लिए वो नहीं चाहिए वो क्या फाइनल चीज? स्पीड. वो बोल रहे हैं ना बिफोर स्टॉपिंग, तो फाइनल स्पीड जीरो नहीं हो जाएगी? जी जी सॉरी. सही है, लेकिन हम इसको, दे ऑल्सो गिव अस द डिस्टेंस, ओके, एंड ये प्रॉब्लम है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन अगर आप किसी भी फोर्स के कॉन्सेप्ट से करोगे नहीं होगा। ये जो डिस्टेंस है ना, ये शो कर रहा है कि यू हैव टू यूज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, सही है। और हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऑल्दो हमने ये पढ़ा नहीं है, बट मैं सिर्फ ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ, ये ओ लेवल्स में था इस वजह से, सही है। सो और आपके पास जो है मास इज गिवन, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से आ जाएगी। सो हाफ इंटू 150 एक्सपोनेंट नेगेटिव 3, एंड you have the final speed as initial speed at s2, final speed जीरो ले लेते हैं, सही है। तो स्पीड यहाँ पे नेगेटिव में आ रही होगी, नेगेटिव साइन आप ना लिखो क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगी, एंड डिवाइडेड द होल थिंग बाय 30 मीटर, सो you'll get the force, okay।
तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। एंड 2 1s are 2, 2 15s are 30, 15 1s are 15 10s are, and that would give you around A बन रहा होगा, सही है। बट इसको आप स्किप कर सकते हो फॉर नाउ, ये वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन है, डोंट वरी। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू वर्क एनर्जी पावर, सो यू कैन स्किप दैट एज वेल। ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं इस तरह का, सही है। तो अभी करें या बस करें, क्या बोलते हो तुम लोग? ट्रैवलिंग इन द स्पीड, अच्छा। अच्छा, ये पैलेट पर मिनट, ये सारे क्वेश्चन अब आसान आसान आ रहे हैं। ये भी हमने अभी किया। ओके, जस्ट ट्राई वन लास्ट क्वेश्चन। इमाद, जस्ट ट्राई वन लास्ट क्वेश्चन देन हम एंड करेंगे। ट्राई दिस वन। A device for spraying paint consists of a box with its axes horizontal and vertical. One of its vertical faces contains small holes. Paint is fed into the box under pressure by a vertical tube and exits through the holes as fine streams moving horizontally. The paint is ejected at a speed of 2.5 meters per second through 400 holes, each of area 0.4 millimeters square. The density of the paint is 900. Mm-hmm. What is the horizontal force? Can you relate the area, the density, and the velocity with the resultant force? We did one derivation in the class, remember? Yes or no? No, sir. Force is equals to rho a v square, right? याद आ गई? नहीं आई? No. ओ मैन, चलो खैर, मैं वो नोट सेंड करूंगा तो उसमें से देखना, सही है। सो बेसिकली हमने पूरी डेरिवेशन की थी, वो लेक्चर्स में मिल जाएगी, मैंने लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड किए, मैं अपलोड करना है इंशाल्लाह, तो वहाँ पे मिल जाएगी लेक्चर यूट्यूब, उसमें भी जो नोट सेंड करूंगा उसमें मिल जाएगी, राइट। सो डायरेक्टली इस इक्वेशन को यूज करो, अदर देन दैट यू हैव टू derive the whole equation, that take a lot of time, okay? So acha, for one hole, the area of one hole is okay, so the density of the paint is 900, okay. The area of one hole is um 0.4 millimeter. What is the conversion of millimeter square, Imad? Sir, multiply by 10. Abe, Divide by. come on, bro. Like square for the square, and millimeter है. No, not remember. Negative I need 6. time. Okay. Bro, millimeter is negative 3, right? And if you are squaring the negative 3, you'll get negative 6, right? Clear? Then answer. And the speed with which it ejecting is 2.5 and squared. And आपको पता है कि जब वो मतलब जिस पॉइंट पे लग रहा है तो वहां पे लग के रुक जाएगा, सो फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी, राइट। सो निकाल दो कितना आ रहा है। Yes, how much? Sir, 2.25 times times the exponent negative 3. -3? ऐसा तो आंसर है भी नहीं भाई। डिड यू स्क्वायर Sir, 2.5? Okay, sorry, yes, I sorry. did. Okay, fine, fine, fine. So this is for one hole, and we have 400 holes, right? So just multiply your answer by 400. 0.9. 0.9. Getting right? Nice. Perfect.
सो बस अब आज की कहानी इधर करते हैं। अच्छा, शुरू के जो क्वेश्चन है वो भी मैंने दूसरे वाले बैच के साथ करवाए थे, तो ये सारे क्वेश्चन मिला के मैंने अपलोड कर देने हैं। बट प्लीज इनके जो है ना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। ये थोड़े से आपको जो है ना, अगर इसका आपका थोड़ा सा मेंटालिटी बन गई कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, देन इट विल बी इजी फॉर यू, राइट। और इसके पेपर 2 मैं नहीं दूंगा, क्योंकि पेपर 2 में जो है ना लाइक बहुत सारा मतलब मिक्स क्वेश्चन है, तो वो समझ में नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा सॉल्व करने में, राइट। सो अभी फिलहाल बस इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास में कल हमने मोमेंट करना है और वो कंप्लीट करना है, और फिर अगली क्लास में मतलब सैटरडे फिर सैटरडे के दिन मैंने टेस्ट लेना है, ओके।